राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। सन 1975 की इमरजेंसी की घटनाओं का वर्णन इंटरनेट से, सामयिकों से और न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेकर किया गया है। इस वीडियो में बताई आधिकारिक जानकारी एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आज जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं उसका और लोकशाही का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं उस इमरजेंसी की जिसने 25 जून 1975 की आधी रात को देश की डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा, इस बात का इल्म तक देश की ज्यादातर जनता को नहीं है। पर हर देशवासी को ये मालूम होना चाहिए कि उस दौरान क्या हुआ और क्यों हुआ। आज हम उसी बात को द नॉलेज के माध्यम से आपके सामने सविस्तार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हो सके तो इस वीडियो को समय निकालकर पूरा देखिएगा दोस्तों। इस बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी और 1,83,309 वोटों से जीती। और हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त समाजवादी पक्ष के राजनारायण थे। राजनारायण स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर एक केस दर्ज कर दिया। और इस केस करने का कारण था चुनाव के दौरान 2 बार हुआ आचार संहिता का भंग। और राजनारायण ने उस वक्त के इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन 2 बिना पर केस किया था, जिसमें थी एक, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का संपूर्ण संचालन किया था, जो कि कायदे के मुताबिक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और 2, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राजनारायण का केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। हाँ, ये वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज की आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे वी खरे। केस की कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा। और ये अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था, क्योंकि इससे पहले कभी खुद भारत के प्रधानमंत्री की कोर्ट में कभी पेशी हुई नहीं थी। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री के रुतबे का मान रख के उनके बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के मंच पर ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा की कुर्सी से थोड़ी सी नीचे रखी गई थी, क्योंकि प्रजातंत्र में शासक और न्यायपालिका कभी भी बराबर नहीं होते। इस घटना से यह तो साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। और इसके बाद जस्टिस सिन्हा के अनुसार उन्हें खरीदने के कई सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन सब निष्फल साबित हुए। कुछ दिन तक कार्यवाही चलती रही और आखिरकार समाचार मिले कि जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती गांधी को अनसीटेड कर दिया है। इस ऑर्डर के पेपर्स इंदिरा गांधी तक पहुंचाए गए और इस बात से तो सरकार में बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर गमगीनी थी। इस ऑर्डर को पढ़ने के दौरान उनके बड़े बेटे राजीव गांधी उनके साथ थे, जबकि छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे और जो इसके बाद वहां से घर आ रहे थे। घर आते ही संजय ने देखा तो लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पायलट राजीव गांधी को तब पॉलिटिक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जबकि संजय गांधी को जितनी दिलचस्पी राजनीति में थी उतनी तो शायद अपनी कंपनी मारुति जनता के कार के प्रोडक्शंस में भी नहीं थी। संजय गांधी एक फायर माइंडेड व्यक्ति थे और अपनी माता को इस हाल में विरोधियों से बचाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी के पास त्याग पत्र देने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। पर महज 28 साल के लेकिन खंधे राजकारणी संजय गांधी के अनुसार त्याग पत्र देने का कोई सवाल ही उठता नहीं था। संजय को उस वक्त लगा कि इंदिरा को विरोध पक्ष से ज्यादा खतरा तो कांग्रेस के ही कुछ सत्ता के लालची लोगों से है, जो खाली हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। इस राजनैतिक आपत्ति से अब मिसेस गांधी को कोई नहीं बचा सकता था, सिवाय एक चीज के, और वो थी धारा 352, या साफ साफ शब्दों में कहे तो इमरजेंसी। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इमरजेंसी के अधीन धारा 352 क्या है।
नंबर 1, भारत अथवा उसके प्रादेशिक विस्तार की सलामती को अगर विदेशी हमलावरों से या आंतरिक बगावतखोरों से खतरा हो तो इन हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। 2, इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। 3, धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए गए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। 4, व्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, समाचार की स्वतंत्रता और देश में आंतरिक प्रवास करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात संजय गांधी और इंदिरा गांधी की अंगत बातचीत के बाद अब पूरा रोड मैप तैयार था और इंदिरा गांधी को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी और वो बहाना भी उन्हें मिल गया। बात कुछ यूं बनी कि 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा किया था और नारायण ने ये जिम्मेदारी उठा ली थी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोषी करार होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी अगर सत्ता को नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने दिल्ली में रैली का आयोजन किया और लाखों लोग उस रैली में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक कद्दावर व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया अपितु उन्होंने पुलिस को और मिलिट्री को सरकार के गैरकानूनी हुक्मों को न मानने की हिदायत दी। बस श्रीमती गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत आर्म रिबेलियन का ये अच्छा मौका था। रातों रात इमरजेंसी की फॉर्मेलिटीज के लिए सिद्धांत शंकर राय राष्ट्रपति भवन पहुंचे और बाद में इंदिरा गांधी और R.K. धवन भी वहां पहुंचे और राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उस पे इतना लिखा था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय क्लोज्ड 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by the proclamation declared that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances. आज के दौर में जब पत्रकार और कुछ विशेषज्ञ इस मुद्दे का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो कहते हैं कि तब इंटरनल और आउटरनल कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन उस वक्त देश पर इमरजेंसी थोपी गई और अगली सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती गांधी का ये बयान था। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो पे श्रीमती गांधी के इस बयान के बाद देश में चारों ओर इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। 26 जून 1975 की सुबह न होकर एक रात थी। देश में अफरा तफरी का माहौल था। संजय और इंदिरा गांधी ने किन किन को जेल में भेजना है उनकी पूरी लिस्ट तैयार की थी। कहा जाता है कि उस वक्त श्रीमती गांधी ने विरोधियों की जासूसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से करवाई थी। यूं तो चीन के आक्रमण के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को विदेश में जासूसी करने के लिए बनाया गया था, किंतु इमरजेंसी के दौरान इसे विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के लिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के कानून का उपयोग किया गया। मीसा के द्वारा पकड़े गए लोगों को अदालत में हाजिर करने की आवश्यकता न थी। रात को ही मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारियां की गई। उनके बाद ही राजनारायण, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, समर गुहा और विजय गोयल जैसे दिग्गजों को भी पकड़ लिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी संघ के 23 साल के प्रमुख अरुण जेटली तथा 18 वर्षीय रजत शर्मा, जो आज के इंडिया टीवी के संवाददाता है, को भी गिरफ्त में ले लिया गया। इनके अलावा इंदिरा जी की शॉपिंग लिस्ट में जनसंघ के 2 बड़े नाम शामिल थे। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों बेंगलोर में थे और दोनों को ही वहां पकड़कर बेंगलोर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। ये महज तानाशाही की शुरुआत थी। एक बार श्रीमती गांधी ने विदेशी सामयिक के इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इतिहास में मैं एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में दर्ज होना चाहती हूँ, कुछ हद तक नेपोलियन की तरह, क्योंकि वो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। देश में सामूहिक गिरफ्तारियों के बाद न्यूज़पेपर पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। याद रहे कि उस वक्त मीडिया में खासकर दैनिक और सामयिक ही शामिल थे, जबकि ऑल इंडिया रेडियो और भारत के सिर्फ 7 प्रमुख शहरों में दिखाए जाने वाले टीवी प्रसारण यानी दूरदर्शन पहले से ही सरकार के अधीन थे। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेटमेंट जैसे न्यूज़पेपर्स को
खास हिदायत थी कि मीसा में पकड़े गए लोगों के बारे में एक शब्द भी छापना नहीं है। इमरजेंसी के विषय में टीका या टिप्पणी नहीं करनी है। न्यूज के हर एक पेज को पब्लिश होने से पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुख्य सेंसर अधिकारी को दिखा के ही पब्लिश करना है। गिरफ्तारियों की बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस, सुब्रमण्यम स्वामी और नानाजी देशमुख भी मीसा के शिकंजे में थे। अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को भी कारावास में डाला गया। अगर जनसंघ के युवा कार्यकर्ता नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की बात करें तो वो पगड़ी पहने और दाढ़ी मूछ बढ़ाकर अपना भेष पलट करके सलामत रहे। इमरजेंसी की एक खास घटना दोस्तों, 1975-76 के दौर में गायक किशोर कुमार की ख्याति आसमान छू रही थी। इस दौरान केंद्रीय माहिती और संचार मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने 1976 में इंदिरा के 20 मुद्दे के कार्यक्रम की प्रशंसा में कुछ गीतकारों को बुलाया था, जिनमें किशोर कुमार भी शामिल थे। किशोर कुमार ये शो करने के लिए राजी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यावसायिक फीस मांगी, पर विद्याचरण शुक्ला के लिए ये गुस्ताखी थी। इस गुस्ताखी का परिणाम ये हुआ कि आकाशवाणी, विविध भारती और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गीतों पर पाबंदी लगा दी गई। ऊपर से उनको इनकम टैक्स की नोटिस पे नोटिस भेजी गई। किशोर कुमार का वो गीत पीछे पड़ गया इनकम टैक्स आपको याद होगा। आपातकाल की ये कालरात्रि 21 महीनों तक चली। चारों ओर इसकी निंदा हो रही थी तो एक और द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली के तंत्री खुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी की इस तानाशाही को समर्थन दिया। उनके अनुसार आपातकाल फायदेमंद था क्योंकि सरकारी कर्मचारी समय का पालन करने लगे थे। रेलवेज उनके निर्धारित समय पर चलने लगी थी। रास्तों पर गंदगी नहीं हो रही थी और जनता अनुशासन का पालन कर रही थी। पर अफसोस इस बात का कि ये सब वाणी और व्यक्ति स्वतंत्रता के भोग पे था। जब आपातकाल अपने अंतिम पड़ाव में था, लोगों में रोष था। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रबर स्टैंप नाम की बदनामी मिलने लगी। इंदिरा गांधी को इंटरनेशनल प्रेशर भी था। इंदिरा जी की असल दुविधा ये थी कि वो वीआईपी बंधकों को कब तक जेल में रखे और अगर उन्हें मुक्त किया भी जाए तो उनके द्वारा भविष्य में किया जाने वाला आंदोलन क्या रूप लेगा। किसी तरह वो इन सब प्रश्नों के हल चाहती थी और इनसे छूटने का एकमात्र रास्ता था चुनाव। विरोध पक्ष के नेता भी संगठित न थे, इसलिए उन्होंने 1977 में लोकसभा चुनाव डिक्लेयर कर दिए। 1977 में चुनाव हुए और मतदाताओं ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और इस तरह भारत देश पर थोपी गई इमरजेंसी की कालरात्रि का अंत हो गया। लेकिन प्रश्न आज भी कई लोग उठाते हैं कि इमरजेंसी आखिर किसके लिए थी। इस विषय पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इमरजेंसी नेताओं, मीडिया और नौकरशाहों के लिए ही बुरी थी, आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन इस बड़े कदम ने इंदिरा गांधी को एक बेजोड़ शख्सियत बना दिया था, पर जनता ने इमरजेंसी में उठाए गए उनके कदम का चुनाव के रूप में करारा जवाब भी दिया था। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें।